कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं अगले भाग में क्या हो रहा है। सब लोग विवेक की तरफ गुस्से से देख रहे थे। रूही की आंखों से बेतहाशा आंसू बहते रहे। वो अपना सिर झुकाकर चुपचाप से खड़ी थी। वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वो खुद में खुद को ढूंढ रही थी। विवेक उससे दूर जाने की बात कर रहा था। आज तक रूही विवेक से दूर रहती आई है, तो उसका कहना कहाँ बुरा हुआ ना। सब लोग विवेक को देख रहे थे और मीरा जी विवेक को देखकर कहती हैं, अपने शब्दों के बारे में सोचकर विचार क्यों नहीं करते। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। ये शादी बोझ कब से हो गई। अगर तुम दोनों का झगड़ा हुआ है तो अपने कमरे में जाकर सुलझाओ। यहाँ तमाशा बनाने की तुम दोनों को ज़रूरत नहीं है। उनकी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। रूहान बहुत ज़्यादा रो रहा था। मीरा जी की गोद में था। रूही आगे आकर उसे लेने ही लगती है कि मीरा जी उसके हाथ को हटाकर कहती हैं, पहले जवाब दो मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। रूही बस रोती रहती है। वो कुछ भी नहीं कहती। विवेक थोड़ा गुस्से से कहता है, इन सब चीज़ों में उसे मत लाइए। उसे तो पता भी नहीं है कि मैंने क्या डिसाइड किया है। ये मेरा फ़ैसला है और मैं अपने फ़ैसले पर उसे नहीं इल्ज़ाम देना चाहता। और ये मैं सोच कर आया हूँ, ये मैंने डिसाइड किया है। इसे कोई नहीं बदल सकता। और हम दोनों बोझ भरी शादी को क्यों जी रहे हैं जब हमें पता है कि हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। रूही मीरा जी के हाथ जोड़ते हुए कहती है, माँ मेरी गलती है, विवेक की कोई गलती नहीं है। मीरा उसे रूहान को देते हुए कहती हैं, तुम दादी माँ के कमरे में जाओ, मुझे विवेक से बात करनी है। रूही रोते हुए वहाँ से चली गई। विवेक अब चुपचाप से खड़ा था। राकेश जी अब भी गुस्से से देख रहे थे। कल्पना जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो विवेक का दिल फरोलना चाहती थी, उसके दिल में झांक लेना चाहती थी। इस लड़के को क्या हुआ है। विवेक सिर झुकाए खड़ा था, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो, ऐसी कोई बड़ी गलती जिसकी सज़ा बहुत बड़ी हो। मीरा जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका सिर ऊपर करते हुए कहती है, मेरे बेटे ने ऐसी कभी कोई गलती नहीं की कि उसे सिर झुकाकर खड़ना पड़े। अपनी माँ के आंखों में देखो और उसे बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो, क्या हुआ है। एकदम से विवेक अपनी माँ के गले लग गया और किसी छोटे बच्चे की तरह सिसकते हुए कहता है, मॉम मुझे जाने दो, मैं यहाँ रहूँगा तो मैं टूट जाऊँगा। मैं ये ज़बरदस्ती की शादी को नहीं निभा पा रहा हूँ। कब तक मैं उससे दूर रहूँगा। आप क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं जानते। वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो सिर्फ एक इंसान से प्यार करती थी और वो भाई थे जो जा चुके हैं। उसके दिल में, उसकी आत्मा में सिर्फ भाई बसते हैं। उसका दिल भाई के लिए धड़कता है। मैं उसका दोस्त हूँ, बस दोस्त। इससे ज़्यादा वो मुझे कुछ समझती नहीं है। वो मानती नहीं है इस रिश्ते को। मेरी ये एक तरफ़ा मोहब्बत मुझे जीने नहीं दे रही और मुझे मरने भी नहीं देती। मैं हर रात टूटता हूँ, हर दिन टूटता हूँ। मैं रोज़ टूट कर बिखरता हूँ। राकेश जी जो गुस्से से काँप रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। उनका बेटा कितने दर्द में था। वो अपने बेटे के दर्द को समझ ही नहीं पाए। बस ऐसा लग रहा था जैसे दिल के 1000 टुकड़े हो गए हों। मीरा जी रोने लगी। उन्हें पता था विवेक गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा। करण तो पहले ही जा चुका है। अब दूसरे बेटे को दूर भेजना नहीं चाहती। कैसे जिएंगी वो, कैसी ज़िंदगी थी। दादी माँ चुपचाप से खड़ी थी। काफ़ी हौसले वाली औरत थी, लेकिन नमी आंखों में भरी हुई थी। अगर रूही तुमसे मोहब्बत करे तो उसे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम अपनी बातों से पलट रहे हो। विवेक अपने आंसू साफ कर कहता है। वो अपनी दादी माँ के घुटनों के पास बैठ जाता है और फिर सिर उनकी गोद में रख कर कहता है, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत एक बार होती है दादी। उसने मोहब्बत कर ली और मैंने कहा ही नहीं कि मुझसे मोहब्बत करो। मोहब्बत ज़रूरी ही नहीं है। मुझे मोहब्बत कर ली उसने, नहीं पता। मैंने तो की ना। दादी, मैं अपनी भावनाओं में बहकर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत कर दूँ। मैं चाहता हूँ वो खुश रहे रूहान के साथ, और एक ना एक दिन तो वो मुझे भूल ही जाएगी। मैं ये रिश्ता उस पर थोपना नहीं चाहता। आप क्या चाहती हैं, मैं यहाँ रहकर उसको और अपने आप को दर्द देता रहूँ। मेरा यहाँ से जाना बेहतर होगा। वैभव काफ़ी देर से चुपचाप खड़ा था। वो भरे गले से कहता है, तुम गलती कर रही हो। तुम उस इंसान को छोड़कर जा रहे हो जो तुम्हारे पास है। उसे वापस पाने की
उम्मीद भी छोड़ रहे हो, उसे तनहा छोड़कर जा रहे हो, जैसे करण भाई चले गए उसे तोड़कर, और अब तुम भी वही कर रहे हो। काश वो इस घर में शादी करके आती ही नहीं, क्योंकि जिस दिन से वो यहाँ आई है ना, उसे दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिला। कल्पना जी वैभव को डांटते हुए कहती हैं, चुप कर जाओ, ऐसे नहीं बोलते। तो राकेश जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, सही तो कह रहा है वो, कैसी किस्मत लेके आई है वो बच्ची, इस घर का सुख उसे मिला ही नहीं। गलती मेरी है, काश मैं करण के लिए उसे कभी मांग कर नहीं लाता। इतनी छोटी उम्र में ये सब कभी सहना नहीं पड़ता उसे। वो विवेक को देखकर कहते हैं, जाना चाहते हो ना बेटा, तो तुम जा सकते हो। तुम्हें मैं या तुम्हारी माँ या कोई नहीं रोकेगा। एक बार रूही से पूछ लेना कि वो क्या चाहती है, और वैसे भी अगर वो टूटी हुई है तो हम उसे जोड़ नहीं पाएंगे, और शायद उसके माता पिता वो उसे संभाल लें। वो उनके पास जाएगी तो बेहतर होगा, यहाँ रहकर क्या करेगी। बस एक काम कर देना जाने से पहले, डिवोर्स पेपर साइन करके जाना, उसके बाद तुम्हारा और उसका कोई लेना देना नहीं। इतना कहकर राकेश जी वहाँ से चले गए। सब लोग रोने लगे। विवेक की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगे। एक ही पल में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि रूही को इस तरह छोड़ना पड़ेगा। रूही का क्या होगा, उसकी आगे वाली ज़िंदगी का क्या होगा, उसका क्या फ्यूचर है। विवेक को ये भी पता है कि वो इतनी अच्छी नहीं है कि दोबारा शादी करके आगे बढ़ जाए। वो अब कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वो सेल्फिश हो गया था। किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया, सबकी प्लेट वैसे की वैसी पड़ी थी। दादी अपने रूम में आई तो रूही रूहान को सुला रही थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो अकेली जो हो गई थी फिर से एक बार। वो खुद को कहे जा रही थी वो विवेक को रोक लेगी, जाने नहीं देगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। वो पागलों की तरह खुद से बातें कर रही थी। दादी ये देखकर बस भावुक हो गई। तो वहीं मीरा जी राकेश जी के पीछे पीछे कमरे में चली जाती हैं ताकि उन्हें समझा सकें ये तलाक वाली बात ना करें, क्योंकि इन दिनों तलाक हुआ तो रूहान का क्या होगा, रूही की आगे की ज़िंदगी का क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। रूही के माता पिता वो लोग तो पहले भी बार बार उसे ले जाने की बात कर चुके हैं, और अब उन्हें क्या जवाब देंगे। विवेक हॉल में चुपचाप से बैठा था, आंखों में सूनापन लिए। कल्पना जी उसके पास आकर कहती हैं, मुझे लगा तुम उससे मोहब्बत करते हो, इसलिए उसे वक्त दे रहे हो। मैं तुम्हारी शादी में बात करने की हकदार नहीं हूँ, पर तुम उसे छोड़कर जाना चाहते हो। शायद वो फिर से अकेली हो जाएगी, और तुम उसे अकेले रहना देना चाहिए ना। वैभव उसके पास ही बैठा था। विवेक को देखकर कहता है, तू चाहता है ना वो तुझसे मोहब्बत करे, लेकिन नहीं, वो अब तुझसे नफरत करेंगी। विवेक अपनी आंखों में सूनापन देखकर कहता है, मोहब्बत नहीं सो नफरत ही सही, शायद मेरे हिस्से में नफरत ही आ जाए रूही की। कल्पना जी उसके चेहरे की तरफ देखकर कहती हैं, गलती कर रहे हो, उसे छोड़कर मत जाओ। सालों पहले किसी ने ये गलती की थी, उसका नतीजा ये है कि मैं और मेरे बच्चे पूरी ज़िंदगी अकेले रह गए। हमने अपनी पूरी लाइफ दर्द में अकेले काटी। वैसे तो ये तुम्हारी ज़िंदगी है, किसी को बोलने का हक नहीं। अगर अब तुम उसे छोड़कर चले गए ना तो वो कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारा हर रास्ता उसके पास जाने के लिए बंद हो जाएगा। मुझे नहीं पता फ्यूचर कैसा होगा, उसका फ्यूचर तो तुम बिल्कुल नहीं होगे। इतना कहकर वो भी दादी के कमरे की तरफ चली गई। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो रूही से बात करना चाहती थी। रूही रूहान को सुला रही थी। खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखते हुए सोच रही थी अपने फ्यूचर के बारे में। बाहर फैले अंधेरे की तरह फिलहाल उसकी ज़िंदगी में भी अंधेरा था। वो बहुत अकेली थी। उसकी ज़िंदगी में अकेलेपन के सिवा कुछ भी नहीं था। वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। वो किस हक से विवेक को खुद से दूर जाने से रोक ले, क्योंकि वो खुद ही तो उसके पास नहीं जाती थी, वो हमेशा उससे दूर भागती थी। तो विवेक अपने कमरे में पैकिंग कर रहा था, क्योंकि उसने सोच लिया था कल दोपहर को वो यहाँ से निकल जाएगा। वकील से डिवोर्स पेपर मंगवा लिए थे ताकि सुबह साइन कर सके। रूही को दे जाएगा ताकि वो आज़ाद हो जाए इस मतलब के रिश्ते से। ये रिश्ता बस उस पर बोझ ही है। राकेश जी की आंखों में आंसू थे। वो अपने बेटे करण की फ़ोटो देखकर कहते हैं, काश मैं कभी रूही को ना मांग कर लेकर आता। मैंने उस बच्ची की ज़िंदगी में मुसीबतें लिख दी, इतना दर्द लिख दिया कि अब मुझे खुद पर गुस्सा आता है।
करण को तो वो पहले ही खो चुके थे, पर आज वो विवेक को खो रहे थे। वो स्वार्थी हो रहे थे और विवेक अपने प्यार में स्वार्थी हो गया था। उसे अपने दर्द के सिवा किसी का दर्द समझ नहीं आ रहा था। मीरा जी उनको रोकते हुए कहती हैं, आप गलत समझ रहे हैं, उसकी हालत आप जानते हैं। मैं मानती हूँ वो गलत कर रहा है, पर उसे भी उतना ही दर्द और अकेलापन महसूस होता होगा। हमें उसे एक बार मिलना चाहिए। गुस्सा करके दूर करना कोई फ़ायदा नहीं होगा। राकेश जी दर्द से मुस्कुराए और बोले, दर्द मैं क्या करूं, तुम बताओ मुझे। मैं इतना दर्द अपने बच्चों में देख चुका हूं कि अब मुझे डर लगता है। करण को खो चुका हूं, एक बेटा छोड़कर जाने की बात कर रहा है। रूही का क्या होगा, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। मैं यहाँ सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं नहीं कर पा रहा। मेरी किस्मत कैसी है, मुझ में हिम्मत नहीं है रूही का सामना करने की। उस बच्चे की खुशियाँ जैसे सब छिन गईं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो गम में डूब चुकी है। करण के जाने के बाद वो इतना टूट चुकी है कि वो आगे बढ़ेगी ही नहीं। गलती मेरी है। मैं लेकर आया था उसे इस घर में अपनी बेटी बनाकर, पर मैं उसे एक अच्छा फ्यूचर दे नहीं पाया। मुझे बहुत डर लग रहा है मीरा, अगर वो यहाँ से चली गई तो मीरा जी कहती हैं, सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। राकेश जी ने काजल जी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। वो जानते थे कि रूही को अपने माँ बाप की ज़रूरत पड़ेगी। कल्पना जी रूही के सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, कहाँ खो गई हो, क्योंकि वो अपने ख्यालों में गुम थी, किसी सोच में। रूही अपने आंसू साफ करते हुए कहती हैं, मासी आप यहाँ, कुछ काम था। कल्पना जी उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा देती हैं और पास ही बैठ जाती हैं। फिर एक नज़र रूहान को देखते हुए कहती हैं, माँ भी नीचे है, वैभव उनके पास है, तुम अपने कमरे में जाना चाहिए। रूही सिर नीचे कर लेती है और आंखों में फिर आंसू बहते हैं। वो भरे गले से कहती हैं, मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो कल्पना जी ने कहना शुरू किया, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए बेटा, पर मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। उसे रोक लो, जो भी हो उसे रोक लो। तुम गलती ना करो जो मैंने सालों पहले की थी। अगर मैंने अपनी भावनाओं को समझा होता तो सारी ज़िंदगी अकेले नहीं बिताती। इस ज़िंदगी का दर्द अकेलेपन का मोहताज नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि औरत अकेले बच्चे को पाल नहीं सकती, बखूबी पाल सकती है। एक औरत बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन अकेले ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल होती है। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हे आते हैं जब आपको अपने जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होती है। सुख दुख में आपको किसी कंधे की ज़रूरत पड़ती है, जिस पर आप सिर रख कर रो सको, अपना सुकून महसूस कर सको, जो आपको हौसला दे। तुम्हें पता है भाई साहब ने क्या किया है? उसे यहाँ से जाने की परमिशन दी है, तुम्हें हमेशा के लिए दूर करके। रूही के दिल में बेचैनी भरती जा रही थी। उन्होंने तुम्हें डिवोर्स पेपर साइन करने को कह दिया है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, भगवान ने किया। करण का तुम्हें छोड़कर जाना, उसमें किसी की गलती नहीं थी। हम में से ये किसी ने नहीं किया, खुद करण ने भी नहीं। उसे पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। पर तुमने सोचा है कभी, तुम विवेक के साथ क्या कर रही हो? तुमने उसे उससे 100 गुना ज़्यादा दर्द दे दिया और 100 गुना ज़्यादा सज़ा। उसने तुम्हारा साथ दिया, वो भी तब जब तुम अकेली थी, तुम मुश्किल में थी। पर 1 साल हो गया, वो अपने दिल की भावनाएं तुम्हारे सामने व्यक्त करता रहा, पर तुम भागती रही। तुम नहीं मानी। तुम अपनी भावनाओं को छुपा कर रखना चाहती हो। तुम्हें लगता है तुम विवेक के साथ आगे बढ़कर करण को धोखा दे रही हो, पर ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। करण जहाँ भी होगा खुश होगा, वो तुम्हें खुश देखना चाहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा तुम्हारी आंखों में आंसू आएं। तुम दर्द में तड़पती और रहो। तुम ज़िंदगी दर्द से गुजारो। तुम दोनों की ज़िंदगी में बोलने का हक किसी को भी नहीं, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ। अगर तुम्हें गलत लगे या तुम्हें ठेस पहुँचे तो माफ़ कर देना। अपने बच्चे की ज़िंदगी बिखरते हुए मत देखो। कभी सोचो अकेले पूरी ज़िंदगी कैसे काटोगी। कल्पना जी ने रूही को काफ़ी समझाया था कि तभी कमरे में वैभव, मीरा जी और दादी भी आ जाते हैं। सब लोग काफ़ी उदास थे।
वैभव ने अभी बताया कि विवेक अपनी पैकिंग कर रहा है, शायद कल दोपहर तक चला जाएगा। सब लोग अंदर से टूटे हुए थे। विवेक का जाना सबको तोड़ रहा था। रूही उसे रोक सकती थी। उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मीरा जी रूही को देखती हैं और कहती हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया है मैंने। तुम्हारा जो फैसला होगा हमें मंजूर है। वैसे भी आजकल के बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें माँ बाप से कोई खास प्यार नहीं होता। करण को तो भगवान ने ही छीन लिया, पर तुम और विवेक अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। रूही उनकी बातों को सुनकर दर्द को महसूस कर सकती थी। वो उठकर उनके पास जाती है। मीरा जी रूहान के सिर पर हाथ फेर रही थी। उनकी आंखों में नमी थी, जैसे कांटे चुभ रहे थे उनके दिल में। रूही उन्हें देखकर रूही उन्हें देखकर कहती है, माँ मैंने क्या किया है? मैं कभी नहीं चाहती वो मुझे छोड़कर जाए या हम सबको छोड़कर जाए। तो मीरा जी ने हल्का गुस्से से कहा, उसे रोक क्यों नहीं लेती? तुमने कोशिश भी नहीं की उसे रोकने की। कल वो हमेशा के लिए चला जाएगा। तुम्हारे पापा और मैं साथ देंगे तुम्हारा, उसका नहीं, तुम जानती हो। पर मैं एक माँ हूँ, बेटे की तकलीफ़ तो देखती हूँ ना। शायद गलती हमारी है, तुम दोनों की ज़बरदस्ती शादी नहीं करानी चाहिए थी। तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांधना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये शादी दोनों की ज़बरदस्ती थी और इसका नतीजा पूरा घर भुगत रहा है। रूही उनकी बातें सुनकर तड़प उठी अंदर ही अंदर। उसे बहुत दर्द हुआ। क्या सच में उसकी गलती थी? वो इस सोच में गुम हो गई। क्या वो विवेक को रोक सकती है, पर कैसे? काफ़ी देर चुप रहने के बाद वो रूहान को देखते हुए कहती हैं, क्या आप रूहान को संभाल लेंगी? मुझे विवेक से बात करनी है। उसकी आंखों में चमक थी, बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे जवाब थे, जैसे उसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। रूही उठी और दादी से कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियों से होते हुए ऊपर विवेक के कमरे की तरफ जाती है। उसे विवेक से पूछना था, उसे जवाब चाहिए था। उसकी आंखों में तड़प थी। वो फिर से तनहा नहीं होना चाहती, उसे तनहा होने से डर लग रहा था। एक एक सीढ़ी बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते पर निकल पड़ी है, पर रास्ते की मंजिल पता नहीं, और ऐसा रास्ता है जहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आएगी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और सीढ़ियों से होते हुए आके बरामदे में खड़ी हो गई। उस सामने 3 कमरे थे। बीच का कमरा काव्या का, दाएं कमरा करण और बाएं विवेक। उसके कानों में हंसी गूंज रही थी। उसकी शादी के पहले काव्या और उसकी बातें इसी कमरे में होती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी इस तरह इम्तिहान लेने वाली है। वो इस तरह बदल जाएगी। वो खुद को इतना मजबूर बनाना चाहती थी। वो दाएं कमरे में गई और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसकी और करण की खूबसूरत यादें। उसके कदम अपने आप उस कमरे की तरफ बढ़ गए। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू। हिम्मत कर उस डोर को खोला। आज भी वहाँ पर हर चीज़ वैसे थी, जहाँ वैसे छोड़ कर गए थे। मीरा जी ने दोनों की यादों को सहेज कर रखा था। एक एक चीज़ वैसे की वैसे पड़ी थी। उसकी और करण की तस्वीरें, पूरे परिवार के साथ, करण की यादें, सब कुछ वहीं पर था। यहाँ तक कि करण और वो जहाँ बैठते थे वो सब कुछ भी। वो कमरा वैसे तो लॉक रखा जाता है, सिर्फ सफाई के लिए खोला जाता है, लेकिन रूही की हालत देखकर कमरे को खुला छोड़ दिया गया था। रूही कभी कभी यहाँ आकर बैठ जाती थी। उसने कमरे के अंदर कदम रखा और करण की यादों ने उसके सामने फिल्म की तरह दौड़ना शुरू किया। एक एक पल उसके सामने दौड़ने लगा जो उसने और करण ने बिताए थे। उसकी शरारतें, उसका प्यार करना, उसका तंग करना। वो करण के फ़ोटो के सामने जाकर खड़ी थी और उस पर हाथ रख दिया और उसे देखने लगी। फिर वो घुटनों के बल बैठ गई और फ़ोटो को देखते हुए कहती है, काश आप मुझको छोड़कर नहीं गए होते। काश उस दिन मैं आपको रोक लेती। काश कभी वो सब हुआ ही नहीं होता। काश आपने मुझसे कभी प्यार ना किया होता। उसका गला बुरी तरह भर आया। उसके आंसू उसके चेहरे पर आ ही गए। उसके हाथों में करण की फ़ोटो थी जिसे वो निहार रही थी। उसके आंसू उस फ़ोटो पर गिर रहे थे। वो दर्द से कहती है, मैं काफ़ी वक्त से उम्मीद लगाए बैठी थी, मेरे करण लौट आएंगे। वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते, पर मैं गलत थी। भगवान ने आपको मुझसे दूर कर दिया, बहुत दूर भेज दिया।
ऐसी जगह शायद आप आना नहीं चाहते होगे मेरे पास। मुझे हिम्मत दो। मुझे जानना है विवेक मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं। आपके अलावा मैं किसी के पास दिल खोल कर बोल नहीं सकती। मैं दिल खोल कर कह नहीं सकती। मुझे डर लग रहा है करण। मैं विवेक को रोकना चाहती हूँ, पर किस हक से रोकूँ? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। मैं कैसे उन्हें कहूँ कि मुझे छोड़कर ना जाएं? मैं जी नहीं पाऊँगी उनके बिना। आप चले गए तो उन्होंने मुझे संभाला, मुझे प्यार किया। अब मुझे कौन संभालेगा? कौन मेरी फीलिंग्स को समझेगा? कौन मुझे प्यार करेगा? वो रोती जा रही थी और बहुत दर्द में थी। उसने फ़ोटो को रखा और आखिरी बार उस कमरे को देखा। ऐसा लगा वो अपनी पुरानी यादों से खुद को आज़ाद कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कमरे से बाहर निकल गई। कमरे को लॉक किया और अब उस दिल में सुकून था कि उसने करण को धोखा नहीं दिया। उसने करण को सब कुछ बता दिया। वो कमरे से बाहर निकली और विवेक के कमरे की तरफ बढ़ गई।